ओड टू द वेस्ट विंड। यह एक कविता है जो कि पी.बी. शैली, जिनका पूरा नाम था पर्सी B.C. शैली, उन्हीं के द्वारा इसे लिखा गया है। आइए बात करते हैं इसके क्रिटिकल समरी के बारे में। इन द फर्स्ट स्टांजा, पहले स्टांजा में द विंड ब्लोज द लीव्स ऑफ ऑटम, ऑटम सीजन का जिक्र किया गया है जिसमें कि पत्तियां हवा से उड़ा ली जाती हैं। द पोएम इज़ रिटन इन 5 स्टांजाज, पोएम को 5 स्टांजा में लिखा गया है। द ऑथर पी.बी. शैली इज़ वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। हम सभी जानते हैं कि पी.बी. शैली जो है मेजर रोमांटिक पोएट्स में इनको गिना जाता है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिरिसिस्ट्स, और बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लिरिसिस्ट्स हैं, उनमें से इनकी गिनती होती है। इन्फ्लुएंशियल कहें तो जिनका एक अपना अलग प्रभाव होता है। ही पोर्ट्रेज सोशल एंड पॉलिटिकल व्यूज़ इन हीज पोएम्स, अपनी कविताओं में वो सामाजिक और राजनीतिक विचारों को रखते हैं। ही वॉज नॉट वेल नोन ड्यूरिंग हीज लाइफ टाइम, अपने जीवन में उसे खासा प्रसिद्धि नहीं मिली, बट आफ्टर हिज डेथ ही गॉट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। जीते जी तो ज़्यादा कुछ प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद उन्हें पूरी दुनिया में पहचाना गया और जाना गया। ही वॉज अ विजनरी पोएट, वो एक विजनरी यानी ड्रीमर थे। कह सकते हैं कि जो विजन उनका जो अपना होता है एक पार्टिकुलर कंट्री के लिए, या अपना एक इंडिविजुअल पर्सनल जो उनका विजन था, वो अपनी कविताओं में उसका जिक्र करते थे। अलॉन्ग विथ लॉर्ड बैरन, उसके अलावा उस तरह की जो पोएट्स में है कौन कौन आते हैं? लॉर्ड बैरन, जॉन कीट्स, थॉमस लव पीकॉक एंड हिज सेकेंड वाइफ मैरी शैली, और उनकी पत्नी जो दूसरी थी वो भी लेखिका ही थी, और वो भी इसी में यानी एक विजनरी पोएट्स में उनको भी गिना जाता है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज क्लासिक पोएम्स, वो अपने क्लासिक पोएम्स के लिए जाने जाते हैं। इन विच ओड टू द वेस्ट विंड, ओजिमोंडियास, द क्लाउड, और ये सब द क्लाउड, ये सब जो है रिमार्केबल है इनकी कविताएं। तो हम लोग इसमें ओड टू द वेस्ट विंड को आज पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं सेकेंड स्टांजा में क्या है कि इन द सेकेंड स्टांजा द विंड ब्लोज द क्लाउड्स इन द स्काई। अब दूसरे स्टांजा में वो बात करते हैं कि किस तरह से क्लाउड्स को उड़ा ले जाता है हवा। इन द थर्ड स्टांजा द विंड ब्लोज द वेव्स ऑफ द सी, तीसरे स्टांजा में वो बताते हैं किस तरह से हवा जो है समुद्र की लहरों को अपनी तरफ ले जाती हैं। इन द फोर्थ स्टांजा ही इमेजिन्स टू बी द लीफ, और चौथे स्टांजा में वो अपने आप को एक पत्ते की तरह कल्पना करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं भी काश उस पत्ते की तरह होता, या उस बादल की तरह, या फिर उस वेव की तरह। सो दैट ही कुड शेयर द स्ट्रेंथ ऑफ विंड, ताकि वो उस हवा की शक्ति को शेयर कर पाता या जान पाता। द पोएट इज डायरेक्टिंग हिज स्पीच टू द विंड एट द चार्ज ऑफ नेचर, वो प्रकृति के बहुत ही एक महत्वपूर्ण एलिमेंट जो है विंड की बात कर रहे हैं। द विंड टेक्स कंट्रोल ओवर क्लाउड्स, विंड जो है क्लाउड्स के ऊपर कंट्रोल करती है। सीज, समुद्र के ऊपर, वेदर, मौसम के ऊपर, एंड मैनी मोर, और भी बहुत कुछ के ऊपर। द पोएट ऑफर्स दैट द विंड वॉज एन इंस्पायरेशन फॉर द पोएम, और वो यह भी कहते हैं कि इस कविता के लिए जो उन्हें इंस्पायरेशन मिली वो विंड से ही मिली। रिकॉग्नाइजिंग इट्स पावर, इसकी शक्ति को समझते हुए, जानते हुए, इट बिकम्स ए मेटाफर फॉर नेचर्स स्पिरिट, इसको एक प्रकृति की आत्मा माना गया है। बाय द फाइनल स्टांजा, आखिरी स्टांजा तक ऑफ द पोएम, कविता के आखिरी स्टांजा तक, द पोएट सीम्स टू बी प्रेइंग दैट द विंड विल डिलीवर हिज वर्ड्स अक्रॉस द लैंड, कि उसकी बात को वो दुनिया के उस पार तक पहुंचाएगा, एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक ले जाएगा उसकी बात को, विंड जो है ऐसा प्रे करता हुआ नजर आता है। द फॉर्म ऑफ द पोएम इज कंसिस्टेंट इन द पैटर्न, इसका पैटर्न बिल्कुल ही कंसिस्टेंट है। ईच स्टांजा हैज़ 14 लाइन्स, हर स्टांजा में 14 लाइन्स है। द राइमिंग पैटर्न इज ABA, BCB, CDC, DED और EDE। दिस इज़ कॉल्ड टर्जा रिमा, इसको टर्जा रिमा एक तरह से कहा जाता है। द फॉर्म यूज्ड बाय दांते, जो दांते ने यूज़ किया इन हिज डिवाइन कॉमेडी, कीपिंग इन माइंड दैट इट इज़ एन ओड, चूँकि एक ओड है,
ए कोरल सेलिब्रेशन एंड द एक्साइटमेंट। तो इसमें कोरल सेलिब्रेशन और एक्साइटमेंट को कहीं ना कहीं ऐड किया गया है। सेली ड्रॉज अ पैरेलल लाइन बिटवीन द सीजनल साइकिल्स, मतलब जो सीजन चेंज जो होता है ऑफ द विंड, हवा की रफ्तार बदलती है, हवा का नेचर बदलता है, एंड इट्स ईवर चेंजिंग स्पिरिट, और ये हमेशा बदलता रहता है, ये एक ऐसा स्पिरिट है। हियर यहाँ नेचर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ विंड, जो कि प्रकृति के रूप में है, इज़ प्रेजेंटेड एज एन इमेजिनेशन, एक कल्पना की तरह उसको प्रेजेंट किया गया है। दिस पोएम इज़ अबाउट एन इंस्पायरेशन ऑफ नेचर, यह प्रकृति की प्रेरणा के विषय में है। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल रिलीजन, धार्मिक या पारंपरिक धर्म के ऊपर भरोसा करने के बजाय द पोएट फोकसेस द वेरियस साइकिल्स ऑफ विंड, यो विंड के अलग अलग साइकिल्स पर अपना भरोसा दिखाते हैं, जो कि डेथ है, रीजनरेशन है, यानी डेथ जो कभी खत्म हो जाती है, रीजनरेशन फिर से जनरेट होना, प्रिजर्वेशन बचाना, एंड डिस्ट्रक्शन और ये विनाश, सबका ही एक रूप है। द स्पीकर बिगिंस बाय प्रेजिंग द विंड, वो शुरू में प्रशंसा करते हैं विंड की। ही इज़ अवेयर ऑफ हिज ऑन मॉर्टिलिटी, उसे पता है कि वो भी एक न एक दिन मरेगा, एंड द इमॉर्टिलिटी, और अमृतता के बारे में भी पता है कि स्पिरिट जो है उसका ख़त्म नहीं होगा। ही यूजेज सिमिली एल्यूजन टू डिस्क्राइब द पावर ऑफ विंड, वो सिमिली का प्रयोग करते हैं जो कि एक लिटरेरी डिवाइस है विंड के पावर को बताने के लिए। लूजन, स्प्रेड, सेड एंड बर्स्ट, ये सारे वर्ड्स का। द स्पीकर मूव्स फर्दर, आगे बढ़ते हैं, इन अ होप फॉर इक्वल ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन नेचर, मतलब नेचर की जो और चीज़ें हैं उसको भी इक्वल ट्रीट करने का प्रयास करते हैं, बराबर रूप से बताने का प्रयास करते हैं। ही इज़ ऑल्सो थैंकफुल फॉर द इंस्पायरेशन दैट ही रिसीव्स फॉर नेचर्स स्पिरिट, मतलब जो उन्हें इंस्पायरेशन मिली उसके लिए भी वो थैंकफुलनेस दिखाते हैं अपना। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द पोएम केम आउट ऑफ ए स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, यह कविता एक अलग ही अनुभव दिखाती है। द इमेजरी ऑफ द पोएम सजेस्ट्स नेचुरल इंसिडेंट दैट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द पोएट, पोएट ने जो कुछ नेचर में ऑब्जर्व किया है उसी इंसिडेंट को रिलेट करके इस पोएम को लिखा है। द स्पीकर कंसंट्रेट्स ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द वेस्ट विंड, वेस्ट विंड के प्रभाव के ऊपर भी बताते हैं, फोकस करते हैं। ऑन 3 क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिनमें कि 3 चीज़ों का जिक्र हुआ है, लीव्स, क्लाउड्स एंड वाटर। ही ऑल्सो यूजेज द टेक्निक ऑफ मिथ, वो मिथ टेक्निक का भी यूज़ करते हैं, ऑन विच ही वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिस पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया था। इन प्रोमेथियस अनबाउंड इन 1818, 1818 में प्रोमेथियस अनबाउंड उनकी एक वर्क थी, उसमें इन्होंने मिथोलॉजिकल चीज़ों पर बहुत स्टडी करा था। इट वॉज हिज बिलीफ, इनका ये मानना था, दैट पोइट्री बाय अपीलिंग टू द इमेजिनेशन, ये कल्पना को अपील करती है, कल्पना हमारे अंदर उत्पन्न करती है। कुड मेक द रीडर्स टू डू समथिंग इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब हम उनसे कुछ करवा सकते हैं, कुछ चीज़ के लिए उन्हें हम इंस्पायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी, आज़ादी के लिए, एंड डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र के लिए। अनफॉर्चुनेटली रीडर्स सीम्ड अनइंटरेस्टेड इन हिज पोइट्री, ये दुर्भाग्य ही है कि उनकी कविताओं में ज़्यादा रुचि रीडर्स ने नहीं दिखाई। एंड डेमोक्रेसी वॉज नॉट मेकिंग प्रोग्रेस इन द यूरोप ऑफ 1819, और उस टाइम में डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं था यूरोप में। ही वॉज डिस्करेज्ड, और ये हतोत्साहित हो गए, चैन्ड, फंस गए, एंड बोर्ड, और हार मान ली, बाय ए हैवी वेट ऑफ आवर्स, मतलब इतना ज़्यादा जो इंतज़ार करना पड़ा उन्हें। आगे बात करें तो ओड टू द वेस्ट विंड बाय पर्सी बीसी शैली इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पोइटिक माइंड ऑफ वर्क, यानी एक कवि के मन में क्या कुछ चलता है उसका वैसे वर्क का जो एक अच्छा उदाहरण है। इट इज़ फॉन्डनेस ऑफ शैली, ये शैली की प्यार ही है फॉर मेटाफरिकल लैंग्वेज के लिए, दैट मेक्स हिम ऑब्सक्योर, जिससे कि थोड़ा बहुत उनके विजन को धुंधला वो क्रिएट कर देता है, धुंधला हो जाता है, उतने अच्छे से हम समझ नहीं पाते हैं। ही इज स्वेप्ट अवे बाय वर्ड्स के साथ वो भी बह जाते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ मास्टरिंग ओवर देम ही इज मास्टर्ड, मतलब वो वर्ड्स पर मास्टर करने के बजाय खुद ही मास्टर्ड हो जाते हैं, खुद ही किसी के अंडर आ जाते हैं। इन द पोएम, कविता में, द नेचर हैज़ बीन सोन मोर पावरफुल देन अ ह्यूमन,
प्रकृति को सबसे ज़्यादा या इंसान से ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, और हिज होप, उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा। नेचर is very powerful because it has elements like the west wind and the spring wind, यानी इसके जो एलिमेंट्स है बहुत ही पावरफुल हैं। इट कैन ट्रेवल अक्रॉस द ग्लोब, ये पूरी दुनिया में चल सकती है। मैन मे इंक्रीज हिज स्टेटस बाय अलाउइंग नेचर टू चैनल शिफ्ट इटसेल्फ, मतलब इंसान जो है प्रकृति का सहारा लेके अपने आप को और आगे ले जा सकता है थ्रू हिम। ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम है यहाँ पर जो है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द अनदर थीम ऑफ द पोएम, ट्रांसफॉर्मेशन भी इसका एक थीम है। द पोएट फील्स हिमसेल्फ डिकेइंग, वो फील करते हैं कि वो डिके कर रहे हैं, उनका शरीर नष्ट हो जा रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है। एंड सो ही बेग्स द विंड टू यूज़ हिम एज एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसीलिए वो वेस्ट विंड से बेग करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उसे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वो यूज़ कर ले। द पोएम ऑल्सो डिस्क्राइब्स एन ऑटम विंड की भी चर्चा करती है यह, विच सिम्बोलाइजेज द अपकमिंग विंटर, जो आने वाले विंटर की भी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। विंटर इज़ द सिंबल ऑफ डेथ, और विंटर जो है सिंबल है डेथ का, मृत्यु का। एंड द स्पीकर होप्स दैट, और स्पीकर ये उम्मीद करते हैं दैट आफ्टर हिज डेथ, कि उनके मरने के बाद ही विल रीबॉर्न इन अ न्यू स्प्रिंग, एक नए सीजन में नए तरीके से वो जन्म लेंगे, विच इज़ अनसर्टेन, जो शायद अनिश्चित है। कविता के अंत में द स्पीकर चेंजेस, है ना, इन हो जाएगा यहाँ पर, इन द एंड ऑफ द पोएम द स्पीकर, यहाँ पर कॉमा दे सकते हैं। द स्पीकर चेंजेज हिज इंटेंशन, वो अपना इरादा बदल देते हैं, बाय होपिंग दैट हिज वर्ड्स एंड थाट्स विल बी स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि उनकी सोच, उनकी विचार जो है एक न एक दिन दुनिया में ज़रूर फैलेगी। द पोएम इज़ फुल ऑफ डीप थाट्स, ये गहरे विचारों से भरा हुआ है, एंड इमोशंस, और भावनाओं से। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है दैट मेक्स Shelley different from, that it makes Shelley different from other writers, इन्हें अन्य राइटर्स से अलग बनाती है। धन्यवाद। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो। धन्यवाद। और यदि आपको वर्क पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें। थैंक यू।